हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, तो आप आ चुके हैं केके सीए तक, सो वेलकम टू यू। और स्टूडेंट्स, बेसिकली आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है डिटेल सब कुछ, लर्न टैक्सेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्टूडेंट्स, सीए को मार्केट में इतनी वैल्यू क्यों है? ओके, कुछ प्रोफेशन है ना, आपको पता है, मतलब ज्यादा बोलने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि प्रोफेशन के हिसाब से आपका एक मार्केट रेट होता है, राइट? किसको कितना मिलेगा दैट इज मार्केट रेट। और वैसे तो मैं तो बोलता हूँ जॉब करने की मेंटालिटी रॉन्ग है, सिर्फ जॉब ही करना है, ये मेंटालिटी गलत है। लेकिन ठीक है, अगर होगा भी तो हर प्रोफेशन का एक मार्केट वैल्यू होता है। तो वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का मार्केट वैल्यू बहुत तगड़ा है। द रीजन इज नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज। ओके, सो टैक्सेशन बच्चों, ये बैच बेसिकली मैंने बनाया हुआ है से थर्ड ईयर बीकॉम वालों के लिए और सेकंड ईयर बीबीए के लिए। ओके, सो मुझे ओवरऑल आपका एटीट्यूड पता है बच्चों, बहुत सालों से बैच लेते आ रहा हूं। एट द एंड स्टूडेंट को कंसर्न किस चीज से कि सर एग्जाम में क्या आने वाला है वो बताओ, बाकी क्या तेल लेने, राइट? आपका बहुत तगड़ा नॉलेज है सर, आपको प्रैक्टिस होगा, आपने ऑडिट किया होगा, आपको टैक्सेशन का नॉलेज होगा, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए। हमें बताओ कि एग्जाम में क्या आएगा और एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलाने हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, मैं वही नॉलेज दूंगा आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देते जाऊंगा, लेकिन मेरा फोकस एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा, डोंट वरी। ओके, बहुत बार ऐसा मैंने देखा हुआ है कि बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा डोज अगर दे दिया ना तो हेवी हो जाता है। नहीं नहीं सर, हमें इतना चाहिए ही नहीं था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपके पुणे यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा नॉलेज आपको दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, वो पूरा का पूरा नॉलेज देने का मैं आपको ट्राई करूंगा डेफिनेटली। अब बेसिकली आपके सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। ओके, और आज है इस बैच का डे नंबर 001। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे बेसिकली बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। ओके, तो चलो बच्चों, आज स्टडी करते हैं स्टार्ट, स्टडी फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके, नाउ अब करते हैं स्टार्ट। बच्चों, आपने टैक्स नाम तो बचपन से सुना होगा, टैक्स नाम तो सुना तो है सर, लेकिन सच्ची बताए ना सर, एकदम हम आज पहली बार टैक्स पढ़ने वाले हैं, राइट? आपने स्कूल टाइम में टैक्स नहीं था, 11th-12th में आए टैक्स सब्जेक्ट नहीं था, इवन ग्रेजुएशन करने आए तो अब अगर आप बीबीए में होगे तो सेकंड ईयर में, और बीकॉम में होगे तो लास्ट ईयर में, अब जाके फाइनली टैक्स आया है। ये टैक्स हर घर की समस्या, हर घर की कहानी है। टैक्स टैक्स टैक्स, ये नाम तो डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। वो 31 मार्च को कुछ तो भी रहता है यार, वो सीए लोग या फिर जो भी है रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं, टैक्सेशन का कुछ तो भी लोचा रहता है, बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता। अगर टैक्स पेमेंट नहीं किया तो फाइन लग जाता है, पेनल्टी लग जाती है, नोटिस आती है गवर्नमेंट का, लव लेटर नहीं रहे, गवर्नमेंट की नोटिस आती है, भाई टैक्स भरो, नहीं तो फिर दूसरी नोटिस आएंगी वापस धमकी वाली, भर दो ना भाई टैक्स, हमने पहले भी बोला था। तीसरी नोटिस आएंगी, नहीं आई तो वो घर पे आके बैठेंगे, भाई निकालो टैक्स अभी। ओके, सो बहुत सारा कुछ सुना होगा, मूवीज देखे होंगे, रेड जैसे मूवी, अपने अगर रेड RAID रेड अगर मूवी देखा होगा तो उसमें दिखाया हुआ है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कैसे किसी के घर पे रेड डाल सकते हैं और वहां पे जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, जो इलीगल है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं और उस पर कैसे एक्शन ले सकते हैं। ये तो थी बचपन की बात, या फिर मूवीज की बात, या फिर सुनी हुई बात, लेकिन ये सब्जेक्ट कभी स्टडी नहीं किया, राइट स्टूडेंट्स? इट इज वेरी गुड, और मुझे सिखाने में बहुत मजा आता है क्योंकि आप इसमें पूरे जीरो होते हो। ओके, इट इज वेरी गुड टू बी जीरो रादर देन हाफ नॉलेज्ड। ओके, हाफ नॉलेज वाला जो पर्सन होता है ना, बहुत डेंजरस होता है बच्चों। वो खुद को ऐसा समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ आता नहीं है, वो बीच में फंस जाता है, मुझे आता है क्या नहीं आता है, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे अच्छा आप जीरो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा न्यूट्रल रहो कि हमें कुछ भी नहीं पता सर, हमने इनकम टैक्स नाम सुना है, बस आज आप सिखाओगे, हम वो सीखेंगे सर, आप बताओ क्या करना है इनकम टैक्स में। ओके, इनकम टैक्स हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, टैक्स सिर्फ टैक्स नाम पे फोकस करते हैं। बेसिकली देखो, जो गवर्नमेंट है, मतलब अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है ना, अगर हम नासिक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी, इसके ऊपर अगर जाओगे तो स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके ऊपर जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, ये जो मिनिस्ट्री है, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपने सुना होगा, वो भी काम करते हैं। इवन मिनिस्टर जो है, MP है, मतलब MP MLAs या फिर CM PM, जो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट है, और अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग पोजीशन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ तो दाम मिलता होगा ना।
नो डाउट पैसे कमाने के लिए कोई पीएम नहीं बनता, पीएम बनने के बाद थोड़ी इतना पैसा, सैलरी उनको नॉमिनल होती भाई। सो देश की सेवा करने के लिए गवर्नमेंट में बहुत लोग जॉब करते हैं, इवन सोल्जर से पुलिस में है बहुत सारे लोग, आर्मी नेवी जो भी है। तो ये सब कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। अगर मैं पुलिस स्टेशन में गया, फॉर एग्जांपल कल मेरा कुछ चीज खो गया और मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करने गया, क्या मुझसे पैसे मांगे जाएंगे? नहीं। इलीगल वाली बात बंद करो यार, नहीं रियलिटी वाली बात नहीं, रियलिटी वाली बात बंद करो, मैं जस्ट थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं। सो ऑफ कोर्स पुलिस स्टेशन में मेरे से कुछ पैसे वगैरह डिमांड नहीं किए जाएंगे, ओके। वहां से केस कोर्ट में गई, क्या वहां पे जज को मुझे पैसे देने पड़ेंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? जज को सैलरी नहीं मिल रही? अरे सैलरी तो मिल रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करो बच्चों की, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे अर्जेंट में सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पे जस्ट ट्रीटमेंट की वगैरह किया, बहुत सारी ट्रीटमेंट की, मतलब ऑपरेशन हुआ या फिर इंजेक्शंस दिए, टैबलेट्स दिए, और जब बिल देखा तो हार्डली वो स्टार्टिंग में 10 रुपये केस पेपर होता है बच्चों, केस पेपर बोलते हैं उसे, 10 रुपये दो, केस पेपर लो, उसमें डॉक्टर आपको ट्रीट भी करेगा, इंजेक्शन भी देगा एंड सो ऑन। या फिर फॉर एग्जाम्पल मेरा सब कुछ खर्चा समझ लो 5000 एक्सपेंस हुआ। सो नॉर्मली मैं सोचने लगा, अगर ये बाहर वाला हॉस्पिटल होता तो जहां पे मुझे 1 लाख रुपए लग जाते, यहाँ पे 5000 रुपीज लगे सिर्फ। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हुआ? और मुझे जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट भूल जाओ, मैं नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए गया, 10 रुपए लगे, 10 रुपए में मुझे चेक भी किया, इंजेक्शन मिला, साथ में टैबलेट भी दे दिया उन्होंने। तो ये 10 रुपए में सब कुछ मिल गया। मैं सोचने लगा ये डॉक्टर को सैलरी बहुत कम होगी। उनको पूछा तो पता चला अरे ये तो लाखों में कमा रहे लाखों में सैलरी है, तो कैसे चल रहा है सब कुछ? ऑफ कोर्स उनको गवर्नमेंट सैलरी पे कर रहा है। फिर बात है स्कूल की। माय प्राइमरी एजुकेशन वाज फ्रॉम जेडपी स्कूल, जिला परिषद की जो स्कूल थी मराठी मीडियम की, वहां पे मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ है। सो वहां पे फीस कितनी थी? आई थिंक 20 रुपीज समथिंग फीस थी, 20 रुपीज 50 रुपीज, ओके। आज के रेट में वो कम है, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल 12-15 साल पहले जब मैं स्कूल में था तो इतनी फीस थी, ओके। सो सवाल ये है कि मैंने साल भर में वहां पे स्कूल में एजुकेशन ले रहा था, इवन मिड डे मील, खिचड़ी बैठाई ना मधल्या सुट्टीत राइट। सो वो खिचड़ी वगैरह मिल रही थी, कभी मिल्क देते थे, अलग अलग प्रोडक्ट देते थे। अरे हाँ, अब याद आया, बुक्स भी तो स्कूल वाले ही देते थे, राइट। सो ये सब कुछ किया। इवन अगर गर्ल चाइल्ड होगा, गर्ल चाइल्ड अगर कोई है तो गर्ल चाइल्ड को 8th स्टैंडर्ड तक शायद से सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब स्कूल का एजुकेशन भी फ्री, स्कूल में आने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए वो भी हम देंगे, पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए अरे वो भी हम देंगे, अरे स्कूल में आना है तो टिफिन लाना, नहीं टिफिन मत लाना, मिड डे मील भी हम देंगे, सब कुछ देंगे, बस पढ़ो भाई, पढ़ने का काम तो कर लो, उतना तो आपको करना पड़ेगा। पढ़ाने का काम तो करते हैं स्कूल वाले, पढ़ना तो बच्चों को है। तो ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या इतने नॉमिनल कॉस्ट पे पॉसिबल है? अगर नॉमिनल कॉस्ट पे पॉसिबल होता तो ये लैक्स ऑफ रुपीज फीस लेने वाले स्कूल इतने इतने ज्यादा क्यों चार्ज करते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले या फिर अलग बोर्ड वाले क्यों इतनी फीस चार्ज करते हैं? सिंपल है कि जो स्टेट बोर्ड जिला परिषद की स्कूल की मैं बात कर रहा था, उसको पैसा मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट, ओके। तो बहुत सारे एग्जांपल देख लिया हमने। इवन रोड की बात करते हैं बच्चों, जो रोड पे हम जा रहे हैं, अगर किसी से झगड़ा हो जाए, मतलब कोई रास्ते अंदर से गाड़ी चला रहा है, झगड़ा हो जाए, वो बोलेगा कह रहे तेरे बाप का रास्ता है क्या? तो बोलने का नहीं नहीं, तेरे भी नहीं मेरे भी नहीं भाई, गवर्नमेंट का रास्ता है, राइट। सो गवर्नमेंट का रास्ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये पैसे लाए कहां से? करोड़ ऑफ रुपीज एक्सपेंस लगते हैं, ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्टर जिससे भी बिल्ड करवाया उन्होंने खुद ने किया या फिर किसी से काम करवाया, वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन एट द एंड पैसा तो गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल अगर देखें, कोरोना सिचुएशन नियर अबाउट खत्म होती आ रही है, और इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद, मतलब पेंडेमिक सिचुएशन कंप्लीटली खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स है उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो मान लो इंडिया में 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया, तो 25 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का खर्चा कहां से आया? कहां से आया? गवर्नमेंट तो हमसे थोड़ी ना पैसे ले रही है, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंस किया। सो हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड, ब्रिज, डैम, उसके लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है। एजुकेशन सेक्टर मैंने बोला, उसके लिए ही गवर्नमेंट है। हेल्थ से रिलेटेड अगर सिविल हॉस्पिटल वगैरह की बात करें तो उस पर भी गवर्नमेंट खर्चा एक्सपेंस सब कुछ एक्सपेंस कर रही है।
कुछ पब्लिक गार्डन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, गार्डन में घूमने जाओ, पब्लिक प्लेस है, वहां पे कोई भी आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे कर रहे हैं, अच्छा खासा मेंटेन है, उनको भी सैलरी मिल रही है। तो सवाल ये है, ये सब कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके लिए पैसा गवर्नमेंट दे रही है, ये बात तो एक्सेप्टेड है। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहां से? ऑफ कोर्स बच्चों, टैक्स इज द बिगेस्ट इनकम सोर्स, बिगेस्ट सोर्स फॉर रिसिप्ट ऑफ इनकम। ओके, देखा जाए बेसिकली तो इसको गवर्नमेंट का इनकम बोलना भी थोड़ा सा कहीं तो भी गलत भी लगता है देखा जाए तो, क्योंकि गवर्नमेंट ये प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी ना कर रही है। ओके, तो ये गवर्नमेंट रिसीव कर रही है जस्ट फॉर एक्सपेंस, खर्चा करने के लिए वो टैक्सेस रिकवर कर रहे हैं। और खर्चा भी किस पे कर रहे हैं? हम पे ही तो कर रहे हैं, वो थोड़ी ना पैसे क्या करेंगे वो पैसे का, ठीक है। सो वो पब्लिक का पैसा टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट के पास गया, और गवर्नमेंट से पैसा वेलफेयर के नाम पे, पब्लिक वेलफेयर के नाम पे, सोशल वेलफेयर के नाम पे, ब्रिज के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे अगेन पब्लिक पे खर्चा किया, राइट। सो ये सब कुछ रन हो सके, स्मूथली रन हो सके, गवर्नमेंट के सब सर्विसेज प्रॉपरली चले, इसलिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ये कितने सालों से चल रहा है सर? अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 में बना, इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है 1961 में। सर ये इनकम टैक्स तो ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारे टैक्सेस का नाम सुना है सर, बहुत सारे। और कुछ साल पहले सर जब हम कॉमर्स में ही थे तब की बात है, वो जीएसटी वीएसटी आया था सर 2017, कुछ तो भी 3 4 साल हुए सर उसको। जीएसटी बहुत डिस्कस में था, चर्चा में था लोगों के, कि वन नेशन वन टैक्स आ रहा है, सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, एक ही टैक्स रहेगा, कोई टेंशन नहीं, किसी भी स्टेट से परचेस करो सब रेट सेम हो जाएंगे एंड सो ऑन, ऐसा कुछ तो भी था सर वो जीएसटी। वो क्या है फिर? ये इनकम टैक्स एक्ट तो आप बता रहे हो, लेकिन फिर जीएसटी क्या है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? लेकिन वन नेशन वन टैक्स बोले तो एक ही टैक्स होना चाहिए, तो दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? देखो बच्चों, बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस। ओके, टैक्सेस में टाइप ये है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या। डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट आपसे लिया जाएगा, और इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट आपसे लिया जाएगा। सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो सर? मीनिंग बताओ ना सर अच्छे से। यस बच्चों सुनो, डायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है कि टैक्स का जो बर्डन है आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको ही वो पे करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन दूसरे पे शिफ्ट करते हो और उससे टैक्स वसूल करके देते हो, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अगेन कंफ्यूजन बढ़ गया, मैं आपको डिटेल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, ठीक है। अब बेसिकली आपको बता दूं, डायरेक्ट टैक्स में 2 आते हैं बच्चों, इनकम टैक्स और दूसरा है वेल्थ टैक्स, ठीक है। फिलहाल वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो चुका है, एबॉलिश मतलब खत्म हो जाना, वो टैक्स नहीं रहा, आज के डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसलिए वो जस्ट इमेजिनरी कंसेप्ट है, भूल जाओ, ठीक है। आज के डेट में अगर कोई डायरेक्ट टैक्स एग्जिस्टेंस में है तो वो एक ही है, जिसका नाम है इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स इज द ओनली डायरेक्ट टैक्स। अब इनकम टैक्स का मतलब क्या? नाम में ही है, इनकम पे टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। सिंपल है ना सर। अगर मैंने इनकम ही नहीं कमाया, इस साल लॉस में था, तो मुझे टैक्स लगेगा ही नहीं। मेरा इनकम बहुत कम है सर, मैं सिर्फ 5,000 रुपए महीने का कमाता हूं, तो शायद आपको टैक्स नहीं लगेगा, शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अब तक टैक्स कितने तक लगता है वो मैंने अब तक बताया भी नहीं और पढ़ा भी नहीं। ओके, समझ लो मैं आपके साथ ही पढ़ने वाला हूं बच्चों, मतलब मैं पढ़ूंगा आपको सिखाऊंगा, लेटेस्ट वाला, ठीक है, कहने का मतलब। ऑफ कोर्स मुझे बेसिक एग्जाम्पशन पता है, लेकिन बाजू में रखते फिलहाल। तो सिंपल चीज आप ये याद रखो कि इनकम टैक्स मतलब क्या? इनकम पे टैक्स। कल मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे प्रीवियस ईयर फीस कलेक्शन कितना था, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मेरा फीस कलेक्शन था 25 लाख रुपए। और क्या बात कर रही, इतना छापते आप? अरे बोलने को क्या जा रहा, मतलब मैं जब बोलता हूं ना 25 लाख, ऐसा फील होता है कि यार सच्चे में मैं 25 लाख रुपए कमाने लग गया हूं। तो ऐसा अच्छा, मैं नॉर्मली अपने केस में खुद के एग्जांपल बड़े बड़े देता हूं। बस याद रखना, ये लेक्चर गलती से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास ना जाए, नहीं तो वो समझ लेंगे कि ये सच है भाई, 25 लाख रुपए सर सच में छाप रहे हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज,
लास्ट ईयर मैंने 25 लाख रुपीज रिसिप्ट हुआ फीस कलेक्शन किया, ठीक है। अब बात यह है सर आपको 25 लाख पे टैक्स पे करना पड़ा होगा। बच्चों ये 25 लाख मैंने क्या बोला, इतना फीस कलेक्शन हुआ। ये टैक्स का नाम क्या है, इनकम टैक्स, कलेक्शन टैक्स नहीं, या फिर रिसिप्ट टैक्स नाम नहीं है इसका। ओके ये तो मेरी रिसिप्ट है बच्चों, मतलब साल भर में इतने पैसे आए, ये मेरा प्रॉफिट थोड़ी है। इसमें से अभी क्लास चलाना है तो भाई एक्सपेंसेस है, क्लासरूम का रेंट होता है, लाइट बिल होता है, स्टाफ की सैलरी होती है, मेंटेनेंस का खर्चा, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस है, सब बहुत कुछ जाकर फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीज एक्सपेंस हुए सब, और सब कुछ जाने के बाद 10 लाख रुपीज ये मेरा नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना हम, ट्रेडिंग में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आता है एंड वाला नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, एग्जैक्टली वो हुआ आपका इनकम, ठीक है। एक्चुअली वो भी नहीं होता, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो, और इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट है वो थोड़ा अलग होता है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपके दिमाग में एक कंसेप्ट ले लो कि रिसिप्ट टैक्स नहीं है। रिसिप्ट मैंने साल भर में जितना भी हुआ साल के सब एक्सपेंसेस उसमें से पे करूंगा, उसके बाद जो इनकम बचेगा उस पे मैं टैक्स पे करूंगा, दैट इज इनकम टैक्स। सो 10 लाख ये ऐसा इनकम है, इस पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हुआ डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स, जो हम डिटेल में पूरा सब्जेक्ट का नाम ही इनकम टैक्स है, तो हम यही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज के दिन ट्रेलर है तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत थे बच्चों, वैट भी था एक जमाने में, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, अगर कुछ प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन के टाइम एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती थी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, ओके। उसके बाद और क्या था, हाँ सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता था, ठीक है। इवन एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स, एलबीटी ये टैक्स भी कुछ सालों पहले ही आया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, इवन एंटरटेनमेंट टैक्स था, बहुत सारे नाम, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ऐसे जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको सबसिम्ड, मतलब सबकी टोटल करके एक टैक्स निकला, जीएसटी। इसलिए इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, सबके सब इनडायरेक्ट टैक्स खत्म, जीएसटी नाम दे दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें सब कुछ कवर हो गया। अब ये जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब क्या, देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बनाया 100 रुपीज में, ठीक है, मतलब 100 रुपीज में सेल किया मैन्युफैक्चरर ने, उस पर 5% टैक्स लगाया गया, मान लो 5% टैक्स है उस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो 5% टैक्स ऐड किया, मतलब 5 रुपए, 105 रुपए में सेल किया। किसको, होलसेलर को। मैन्युफैक्चरर ऑब्वियसली किसको देगा भाई, होलसेलर को, ठीक है। नाउ होलसेलर ने 105 में उसको आया था, उसने फॉर एग्जांपल वो सेल किया 120 रुपए में, और उस पर 5% टैक्स लगाया, मतलब जितने पे सेल करेंगे ना उसका 5% उसमें टैक्स ऐड करेंगे। बच्चों आपने अगर जो भी परचेस किया होगा लेटेस्ट में, कोई भी बिल आपके पास होगा तो बिल पे देख लेना, जीएसटी उसमें ऐड करके आपको दिख जाएगा, जीएसटी कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। नाउ 5%, सो देखो इसका 10% कितना आएगा, 10 कट, कितना बचा 12 रुपया, उसका हाफ मतलब 6 रुपीज। तो 126 को ये होलसेलर ने रिटेलर को सेल कर दिया। ऑब्वियसली हर एक पर्सन प्रॉफिट कमा के बेचेगा ना बच्चों। 126 रुपए में होलसेलर रिटेलर को आया, और जब रिटेलर के लिए वो प्रोडक्ट आया है 126 में, ओके, अरे नहीं 126 में तो हम सेल नहीं करेंगे, राइट। 126 तो परचेस की प्राइस थी, अब रिटेलर दे रहा है वो 160 रुपीज में, और उस पर 5% टैक्स ऐड कर रहा है। 5% कितना आएगा, 10 कट, 10% है 16 रुपया, उसका हाफ 8 रुपया, सो 168 रुपीज में उन्होंने कस्टमर उसको गुड सेल किए। देखो जो गुड्स निकला था मैन्युफैक्चरर से 100 रुपीज में, कस्टमर को आते आते कितने हो गए 168, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कस्टमर, कंज्यूमर, मरना ही है भाई तुझे ठीक है। एक्चुअल में मर क्यों बोला जाता है वो आगे आगे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नाउ अब हुआ क्या, देखो बच्चों, जब मैं फॉर एग्जांपल आपसे फीस चार्ज करता हूं तो फीस में जब मैं टैक्स लगाता हूं तो टैक्स आपसे वसूल करता हूं ना,
मेरे जेब से भरता हूं क्या? नहीं, आपसे वसूल करता हूं और वो गवर्नमेंट को पे करता हूं। तो टैक्स का बर्डन मैंने आप पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। देखो इस एग्जांपल में मैन्युफैक्चरर ने ये 5 रुपए होलसेलर से कलेक्ट किए, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 5 रुपीज कलेक्ट किए, राइट, और ये 5 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। होलसेलर ने रिटेलर से 6 रुपीज था ना, 120 पे 5%, 6 रुपीज कलेक्ट किए, और रिटेलर ने कस्टमर से 8 रुपीज कलेक्ट किए। यहां तक तो समझा, ठीक है। वो एरो ऑपोजिट हो गया, यस, इसने इनसे लिए 6 रुपए और इनसे 8 रुपए। नाउ ये सब सिनेरियो में टैक्स कैसे पे होगा, टैक्स कैसे पे होगा वो समझ लो। देखो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, 5 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा टैक्स, ठीक है, 5 रुपीज गवर्नमेंट के अकाउंट में गए। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर ने रिटेलर से कितना कलेक्ट किया, 6 रुपए, तो गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट को बोला, देख भाई मैंने रिटेलर से लिया है 6 रुपए, लेकिन 5 रुपए तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। कब? जब मैंने परचेस किया था। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जब परचेस किया था तो 5 रुपए पेड कर दिए थे, अब 1 रुपया गवर्नमेंट के नाम पे दे दे रे बाबा, गवर्नमेंट को 1 रुपया दे देगा कौन? होलसेलर, ठीक है। अब होलसेलर के बाद नंबर आया रिटेलर का। रिटेलर ने कस्टमर से कितने रुपए लिए? 8 रुपए, 8 रुपीज, 8 रुपए लेके मुझे लगा गवर्नमेंट को 8 रुपए दे देगा, लेकिन नहीं नहीं, 8 रुपए लेकर गए। फिर रिटेलर ने सोचा, अरे मैं भी तो ऑलरेडी 6 रुपए पे कर चुका हूं होलसेलर को, सो बचा कितना? 2 रुपए। सो सिर्फ 2 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए टैक्स के नाम पे। एट द एंड अगर आप टोटल सोचो ना बच्चों, टोटल गवर्नमेंट को टैक्स कितना गया? ये 5 रुपए, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये 5 रुपीज, ये 1 रुपी होलसेलर ने दिया वाला, और रिटेलर ने दिया 2 रुपए। सो 5 + 1 + 2 कितना हो गया? 8 रुपया। मतलब कौन सा 8 रुपया? अरे यही जो कस्टमर से आया था। एट द एंड टैक्स का कलेक्शन सिर्फ कस्टमर से हुआ, एंड कंज्यूमर से 8 रुपए लिए, लेकिन वो सर्कल थोड़ा सा अलग है, घूम फिर के आए कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि टैक्स का पूरा बर्डन शिफ्ट होते 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 एट द एंड कंज्यूमर बोलो या कस्टमर, उस पर टैक्स का बर्डन डाल दिया जाता है और उससे कलेक्ट किया जाता है टैक्स, और वही गवर्नमेंट को जाता है 8 रुपए। मतलब इस एग्जांपल का 8 रुपए, ओके। बस सिस्टम कैसा था, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से लिया, वो पे कर दिया गवर्नमेंट को, होलसेलर ने रिटेलर से लिया, और वो जो कलेक्ट किया था रिटेलर से माइनस वो ऑलरेडी पे कर चुका है, परचेस करते टाइम ऑलरेडी कुछ पे किया था, डिफरेंस पेड कर दिया गवर्नमेंट को। और रिटेलर ने भी वही किया, कस्टमर से कलेक्ट किया, लेकिन पूरा नहीं पे किया, 8 रुपए पूरा नहीं पे किया, 6 रुपए वो ऑलरेडी पे कर चुका था परचेस के टाइम, तो जो डिफरेंस था 2 रुपए वो गवर्नमेंट को दे दिया। और ऐसे करते करते एट द एंड टोटल 8 रुपए ये टैक्स, और यही टैक्स कलेक्ट होना चाहिए ना गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट जितने में बेचा जा रहा है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये 8 रुपए जो टैक्स गवर्नमेंट कस्टमर को लग रहा है, ये एट द एंड गवर्नमेंट के पास गया अलग अलग अकाउंट से, 5 रुपए + 1 रुपए + 2 रुपए। तो यहां पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने बर्डन शिफ्ट किया होलसेलर पे, होलसेलर ने शिफ्ट किया रिटेलर पे, रिटेलर ने शिफ्ट किया कस्टमर पे। तो टैक्स खुद कोई नहीं पे कर रहा है, कस्टमर सिर्फ पे कर रहा है, और बर्डन शिफ्ट किए जा रहे हैं, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये होता है जीएसटी में, ओके। अगर बच्चों मैंने बोला हुआ चीज आपने मन पे ले लिया होगा, आप घर पे बिल देखोगे टैक्स का, तो आपको वहां पे 2 टैक्सेस दिखेंगे, SGST और CGST। एस फॉर स्टेट जीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब, और ये CGST, ओके। अगर 5% टैक्स है तो आपके बिल में 2.5% SGST होगा और 2.5% CGST होगा। देखो बच्चों कैसा है कि टैक्स इनकम तो सबको चाहिए ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो चाहिए, तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए ना। स्टेट गवर्नमेंट पानी पे थोड़ी चलेंगी, कैसे काम करेंगे वो, उनको भी पैसा चाहिए। इसलिए जब जीएसटी निकला, जीएसटी रिफॉर्म हुआ, नया एक्ट निकला, तभी से डिसाइड हो गया कि भाई ऐसा करेंगे, टैक्स कलेक्शन करते टाइम ऑटोमेटिकली आधा पैसा स्टेट को जाएगा, आधा पैसा सेंट्रल को। सो मैं फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए टैक्स पे करता हूं, तो 25,000 महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है और 25,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। ये बात हो गई जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की। लेकिन अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट की, इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में अगर मैंने 50,000 पे किए तो पूरा का पूरा जा रहा है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
बच्चों इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल टैक्स और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है पूरा का पूरा। अब इसमें डायरेक्ट टैक्स मतलब मैंने बोला बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब क्या? अब मैंने आपको बोला मेरे पिछले साल की रिसीट कितनी है 25 लाख रुपीस और 15 लाख रुपए खर्चा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 10 लाख। 10 लाख रुपीस मेरा प्रॉफिट हुआ लास्ट ईयर का, मैंने क्लासेस में 10 लाख रुपीस कमाए। अब 10 लाख रुपीस पे जो टैक्स पे करना है वो पूरा का पूरा मुझे ही करना है, मैं आपसे वसूल नहीं कर सकता, मैं स्टूडेंट से वसूल नहीं कर सकता। अगर मैंने स्टूडेंट से वसूल किया ना तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख पे टैक्स आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किया 2 लाख रुपीज, अरे नहीं नहीं वो 2 लाख रुपीज कलेक्ट किया ना तो वो इनकम में ऐड हो जाता है बच्चों, उल्टा इनकम बढ़ जाएगा, उस पर भी टैक्स लगेगा। कहने का मतलब यहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली आई हैव टू पे द टैक्स, इसलिए इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब सवाल यह है कि पैसे कमाते कैसे हैं? बच्चों फटाफट एक्टिव हो जाओ, मुझे फटाफट आंसर दो, हम कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं? चलो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है फटाफट। यस, बिजनेस करके, ओके। और बताओ कैसे पैसे कमाएंगे? ट्रेडिंग? नहीं समझा आप क्या बोले बिजनेस के बाद? गेमिंग, क्या बात है, यस गेमिंग से पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइड करके, ओके सर हम बिजनेस नहीं कर रहे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और गेमिंग का तो कल ही मैंने देखा कैरी मिनाटी, भाई कैरी मिनाटी आपको पता होगा या नहीं, यूट्यूब पे यूट्यूब स्टार है भाई, कल गेम खेल रहे थे और जब मैंने देखा उनको 45,000 पीपल वर लाइव टू सी देम प्लेइंग द गेम, तो यस पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट, और कैसे पैसे कमाएंगे? ओके एग्रीकल्चर, खेती करके पैसे कमाएंगे, सही बात। और फटाफट फटाफट बोलो बच्चों, जो भी मन में आ रहा है, पैसे कमाना है, कॉमर्स स्टूडेंट हो, लास्ट ईयर में हो, बोलो जल्दी। एजुकेशन प्रोवाइड करके, एजुकेशन मतलब सर्विस ही कैटेगरी हो गई, सर्विस प्रोवाइड की ना, एजुकेशन दिया मतलब, यस। नेक्स्ट, कॉमर्स के खून में भी पैसा होता है, जल्दी बोलो। यस, स्पोर्ट्स का बिजनेस बोल रहे हो क्या आप? ओके, तो देखो स्पोर्ट्स के बिजनेस में कैटेगरी होती है दो, एक तो स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह सेल करेंगे, राइट। स्पोर्ट्स मटेरियल अगर सेल किया तो बिजनेस हो गया। और अगर स्पोर्ट्स सिखाने की बात चल रही है, आई एम कोच एंड आई एम टीचिंग टू समवन, तो ये सर्विस प्रोवाइड करने की बात हो गई, तो बिजनेस या सर्विसेज में कवर हो गया वो। ओके, और बताओ कैसे पैसे कमाएंगे? लोन देकर ना, ओके मतलब इंटरेस्ट के नाम पे पैसे कमाएंगे, यस ठीक है, गिविंग लोन, लोन प्रोवाइड करके पैसा कमाएंगे। भाई हम साहूकार है, मनी लेंडर है, हम पैसे देते लोगों को, उनसे पैसे लेते हैं इंटरेस्ट के नाम पे। नेक्स्ट, हाँ इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट मिलेगा इस पे। और बताओ कैसे पैसे कमाए? बच्चों एक आपको हिंट देता हूं, ये क्लासरूम है ना मेरा रेंटेड है, मतलब मैंने रेंट पे लिया हुआ है, बोलो। यस, रेंट इनकम मेरे लिए तो खर्चा है, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो है ना इनकम, तो रेंट से पैसे कमा सकते हैं। डिविडेंड, क्या बात है, अगर मैंने शेयर्स में वगैरह इन्वेस्ट किया तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, बढ़िया। नेक्स्ट, बच्चों आपने सुना होगा मैच के टाइम कुछ तो भी लगता है यार, क्या बोलते हैं उसको? मैच के टाइम मैच वगैरह चल रही तो लोग ये लगाते हैं ना, भाई इतने लगाए, 10,000 लगाए, 20,000 लगाए, क्या होता है वो? यो मैन, बेटिंग, बेटिंग सट्टा, इससे भी तो पैसे कमा सकते हैं। आप ये मत सोचो बच्चों लीगल इलीगल, आप सिर्फ बताओ पैसे कैसे कमा सकते हैं, दैट्स इट, बोलो। यस, किडनैपिंग। सर क्या क्या सिखा रहे हैं सर, टैक्स सब्जेक्ट बाजू में रह जाएगा सर, आप गलत बातें सिखा रहे हो, घर वालों ने लेक्चर देखा तो वांदे हो जाएंगे। किडनैपिंग, भाई किडनैप करने का, आपने हेरा फेरी देखा होगा ना बच्चों, हेरा फेरी में क्या करने का, किडनैप करने का, भाई सामने वाले को बोलने का अगर पोती चाहिए तो 1 करोड़ लगेंगे, नहीं तो पोती के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे, दैट्स इट, करोड़ रुपए मिल गए, इनकम हो गई ना भाई, तो किडनैपिंग से कमा सकते हैं। नेक्स्ट,
शेयर्स में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। यस, शेयर्स परचेस सेल ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, उससे भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉटरी, अपना सपना मनी मनी। भाई बैंक, क्या था वो मूवी, लूट केस। ओके, अगर आपने लूट केस देखा होगा तो उसमें समझ आएगा कि वो एक बैग मिल गई थी और बैग में बहुत सारे पैसे थे। ठीक है, सो एक टाइप से लॉटरी हो गई, उससे भी पैसे कमा सकते हैं, चोरी से पैसे कमा सकते हैं, स्मगलिंग से पैसे कमा सकते हैं। ओके, स्मगलिंग, बेटिंग, सट्टा, जुआ, अलग अलग नाम हो गए। और क्या, कैसे पैसे कमाएंगे बच्चों? प्रॉपर्टी बेच के भी तो पैसे कमा सकते हैं ना, होते हैं ना इन्वेस्टर, सुना होगा ना आपने। अरे हमारे पास पैसे थे, हमने एक प्लॉट लेके रखा, भाव बढ़ गए, बेच दिया, मिल गए पैसे, टेंशन नहीं। ओके, नेक्स्ट, और क्या बोल रहे हो? ओके ओके, चलो देखते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं उसको। लेकिन फिलहाल के लिए दिमाग में ये है कि प्रॉपर्टी बेच के पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचना हर बार बिजनेस नहीं हो सकता ना। ओके, हमने घर लिया था 20 साल पहले, हमारा इंटेंशन कहीं पे सेल करना नहीं था। हम घर, वी आर नॉट डीलर, कि हम ये नहीं करते, रियल एस्टेट में डील नहीं करते, परचेस सेल करके पैसे कमाए। 20 साल से घर यूज कर रहे थे, अभी हमने सोचा कि शिफ्ट करना है दूसरी जगह पे, इसलिए सेल कर दिया। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉपर्टी बेचना ये बिजनेस है, राइट? और पैसे पैसे कमाएंगे जॉब करके। जो आप करना चाहते हो जिंदगी में, सिर्फ जॉब 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 भर के रखा है दिमाग में, जॉब करके पैसे कमाएंगे, जिसको हम बोलेंगे सैलरी। सैलरी नाम से पैसे कमा सकते हैं। अगर एजुकेशन कम रहा, अगर हम लेबर वर्क कर रहे तो वेजेस मिलेगा, वेजेस हो या सैलरी, एट द एंड इनकम है। ओके, और कैसे पैसे कमाएंगे? बस मेरे हिसाब से आपकी लिस्ट तो खत्म हो गई, आप इतने पैसे कमाने के जरिए जानते हो। दोस्तों, कॉमर्स में रहना है और पैसे कमाना है तो और सोचा करो, कैसे पैसे कमाएंगे, लीगल इलीगल बाजू में छोड़ दो, बस पैसे कमाने हैं। ओके, मैं लिस्ट बताऊं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग हियर ओनली कि कितने तरीके हैं भाई पैसे कमाने के। ठीक है, नहीं तो मेरा तो कैसा है भाई, पहली बात तो बॉडी में मारवाड़ी खून, उसमें डिग्री हो गई सीए वाली, कॉमर्स में आ गए, पैसे कमाने के 1000 जरिए है, लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं। सो ओवरऑल हम बिजनेस अलग अलग नाम से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, देखो अगर हमने जॉब किया तो हमें सैलरी मिलेगा, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, एक सोर्स है जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ आपने बिजनेस बताया ना, सो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस दोनों भी हो सकता है, तो डिपेंड्स, प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो एक तो मेरा बिजनेस होगा, नहीं तो प्रोफेशन होगा। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, परचेस और सेल, तो हो गया बिजनेस। अब मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं तो ये प्रोफेशन है, डॉक्टर हूं, लॉयर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो ये सब प्रोफेशन है। वी आर नॉट सेलिंग एनी गुड्स, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, तो ये प्रोफेशन की कैटेगरी में आ गया। और कैसे पैसे कमा सकते हैं? अरे हाँ, प्रॉपर्टी रेंट पे देके भी तो पैसा कमा सकते हैं ना। प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ घर नहीं, शायद मैंने घर रेंट पे दिया, लैंड होगी, लैंड भी रेंट पे दे सकते हैं, शॉप है वो भी रेंट पे दे सकते हैं। अरे ये सब जाने दो, मशीनरी मेरे पास, मशीनरी भी रेंट पे दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेंटल इनकम होता है, लेकिन उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ हाउस पे। तो एक सोर्स से पैसे कमाने का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस सेल करके पैसे कमाए वो नहीं आते हैं बच्चे इसमें। इसमें क्या आएगा? रेंटल इनकम, रेंटल प्रॉपर्टी हमारे पास ही है, फिर भी रेंट मिला, रेंट कमा रहे, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, हाँ प्रॉपर्टी बेच के पैसे कमाएंगे ना, तो उसे एक हेड दिया गया है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल एसेट, अगर आपने कोई एसेट सेल करके पैसा कमाया, दैट इज कैपिटल गेन। ठीक है, और लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बच्चों, अगर हम बात करें हेड्स और सोर्स ऑफ इनकम,
जितना भी हम इनकम कमाएंगे उसको अगर कैटेगराइज कर दो तो ओवरऑल ये 5 नाम आपके सामने आएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है पीजीबीपी, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके सर, हमने इतने नाम देखे थे, उसका क्या हुआ? देखो बच्चों, उसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस का सोचा था, वो सेकंड कैटेगरी में आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पीजीबीपी में आ गया। ओके, सेकंड कैटेगरी। नेक्स्ट गेमिंग, गेमिंग मतलब ये मेरा प्रोफेशन हो गया ना एक टाइप का, मैं गेम खेलता हूं, पैसे कमाता हूं, तो प्रोफेशन में आ गया, कैटेगरी नंबर 2। नेक्स्ट सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करना मतलब ही प्रोफेशन, अगेन कैटेगरी नंबर 2। एग्रीकल्चर, बच्चों एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के नाम पे पैसा कमाना मतलब खेती कर रहा हूं या उससे रिलेटेड बिजनेस कर रहा हूं, उस पे पैसे कमा रहा हूं, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, डिफरेंट कंसेप्ट है। ओके, लेकिन ये भी बात याद रखो, फार्मर्स को टैक्स थोड़ी लगता है यार, एग्रीकल्चर इनकम पे थोड़ी टैक्स लगता है, कितने भी कमा लो, लाखों कमाओ या करोड़ों कमाओ, उस पर टैक्स तो नहीं है। ठीक है, उस पर हम सेपरेट एक लेक्चर में आएंगे। नेक्स्ट गिविंग लोन, लोन देके इंटरेस्ट कमाया, मतलब ये मेरा एक तो बिजनेस बोल सकते हो, लोन देना, या फिर प्रोफेशन, या फिर नहीं दोनों भी नहीं ना सर, हम ऐसा रेगुलर नहीं देते, लेकिन किसी को लोन दिया और इंटरेस्ट कमाया, तो ये लास्ट कैटेगरी में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 5 नंबर की कैटेगरी में। नेक्स्ट रेंट इनकम, रेंट मिला है तो मैंने बोला ना आपको हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा 3 नंबर में। ओके, नेक्स्ट डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या, शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उस पर डिविडेंड मिला, तो ये हमारा बिजनेस तो नहीं है ना, वो तो पार्ट टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था, बिजनेस तो नहीं है, तो ये कहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कहीं पे नहीं आता, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। नेक्स्ट बेटिंग, बेटिंग है, किडनैपिंग है, लॉटरी है, सट्टा है, जुगार है, जो भी है, स्मगलिंग है, इलीगल है इनकम, लीगल लीगल बाजू में रख दो, इनकम है। तो देखो ये पहले 4 कैटेगरी में अगर इनकम नहीं बैठ रहा है ना, ये सैलरी भी नहीं बोल सकते, ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बोल सकते, मेरा ये कोई बिजनेस नहीं होता स्मगलिंग करना वगैरह। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, ये नहीं भाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह भी रेंट पे नहीं दी है, और कैपिटल गेन मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल भी नहीं की है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा ये सब कुछ, किडनैपिंग बेटिंग वगैरह। ठीक है, शेयर्स से पैसे कमाए, अगर आपका ये फुल टाइम बिजनेस है तो आप बोल सकते हो कि बिजनेस का इनकम है, और अगर ये पार्ट टाइम आप मेन आपका शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, बिजनेस नहीं है, तो आप बोल सकते हो ये अदर सोर्स का इनकम है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करके अगर पैसा किया कमाया तो 4 नंबर में आता है कैपिटल गेन में, प्रॉपर्टी परचेस की, सेल की, उस पे जो गेन हुआ उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, लास्ट क्या मिला है, जॉब सैलरी, जॉब करके सैलरी मिला, तो ये नंबर 1 में आ जाएगा। नंबर 1 क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बच्चों ओवरऑल हेड्स ऑफ इनकम ये 5 है, इनकम फ्रॉम सैलरी, देन पीजीबीपी दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैपिटल गेन, और लास्ट वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और आपको बता दूं, हम पूरे इनकम टैक्स में यही तो पढ़ने वाले हैं, अगले 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर के नाम है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट जो 5 चैप्टर हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे उसका, ये 5 चैप्टर हो गए, और इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर किसी पर्सन को मल्टीपल इनकम है, मतलब ये 5 के 5 इनकम है, हो सकता है ना, एक ही पर्सन है, उसको सैलरी भी मिल रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है, उसको डिविडेंड भी मिल रहा है, हो सकता है ऑफ कोर्स, तो मल्टीपल इनकम रहे तो उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसा रहेगा, वो उसके नेक्स्ट टॉपिक्स में हम देखेंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक्स हमारा 70 to 80% सिलेबस है बच्चों, बहुत मजा आएगा इनकम टैक्स सीखने में, क्योंकि आपको इसके पहले कुछ आइडिया है नहीं, पूरा नया सब्जेक्ट है। एंड डोंट मिस एनी ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, डोंट मिस एनी ऑफ दिस लेक्चर। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो आपके फ्रेंड्स को भी बताओ जल्दी जल्दी टैक्सेशन ज्वाइन कर ले, डोंट बी लेट। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय बच्चों।